अच्छा, ये बेसिकली ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक तो एंटीवायरस की और फायरवॉल की सूरत में हमारे पास होती है। और बेसिकली उसी के कुछ फीचर्स हैं ये भी हमारे पास। बेटा एक मिनट, इसके सेटिंग किससे नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें पहला, बाय कैरिंग आउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स एज एंड व्हेन दे आर अवेलेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, विंडो जैसे हमारी अपडेट होती है, ये इसका पहला सिक्योरिटी फीचर है। बिकॉज अपडेट होगी तो ऑब्वियसली उसमें पैचेस ऐसे होते हैं जो कि सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपको। देन सेकेंडली, ensuring that antivirus software and बट माइक किसका अनम्यूट है? ओके। तेरा म्यूट कर दे। इंश्योरिंग दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अप टू डेट। और दूसरा ये कि एंटीवायरस और बाकी सिक्योरिटी फायरवॉल वगैरह वो अपडेट होने चाहिए। एंड बाय कम्युनिकेटिंग विद फायरवॉल टू चेक ऑल ट्रैफिक टू इन्फॉर्म द कंप्यूटर। और फायरवॉल बेसिकली उसका काम यही होता है कि जो आपके कंप्यूटर में डेटा आ रहा है या जो भी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से जा रही है, उस सबको वो चेक करता रहे कि उसमें वायरस वगैरह ना हो, हैकिंग अटैक्स ना हो। ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में इंक्लूडेड है। देन बाय असाइनिंग प्रिविलेजेस टू द यूजर। प्रिविलेजेस मींस राइट्स। यूजर के पास कितने राइट्स हैं कि वो कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। आप यूजर अकाउंट बना के उसमें राइट असाइन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई यूजर कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कोई अनइंस्टॉल इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता। इस तरह के प्रिविलेजेस लगाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो यूजर अकाउंट, उसमें ये होता है कि हर बंदा फिर अपनी अथॉरिटी के हिसाब से ही कंप्यूटर यूज कर सकता है। तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी आपकी बनती है। नेक्स्ट वन इज बाय मेंटेनिंग एक्सेस राइट्स ऑफ ऑल द यूजर्स। एक्सेस राइट्स मीन कितनी इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत से कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे शिफ्ट्स में काम होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो 24 आवर्स काम करती हैं, तो वहाँ तीन शिफ्ट रखती हैं आपके पास, 8 8 8 घंटे की। तो कंप्यूटर एक ही होता है, वो तीन बंदे उसको बारी बारी यूज करते हैं। तो फिर वो उनको एक्सेस राइट देना पड़ता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, ताकि वो हर बंदा सिर्फ अपना डेटा एक्सेस कर सके, दूसरे का डेटा एक्सेस ना कर सके। तो ये आपके कुछ फीचर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। देन बाय ऑफरिंग द एबिलिटी फॉर द रिकवरी ऑफ डेटा। बैकअप वाले में हमने पढ़ा था, बैकअप एंड रीस्टोर की ऑप्शन विंडोज में होती है हमारे पास, टाइमलाइन की ऑप्शन होती है आपके पास उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये रिकवरी वगैरह ये इसमें कर सकते हैं। The next one is by helping to prevent illegal intrusion into the computer system. Illegal intrusion means hacking वगैरह से बचने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको थोड़ा सा हेल्प करता है। विंडोज 7 ऑनवर्ड्स जितनी भी विंडोज हैं वो ज्यादा सिक्योर कंसिडर की जाती हैं। उससे पहले जो विंडोज होती थी उसमें वायरस बहुत ज्यादा होते थे, हैकिंग बहुत ईजी हो गई थी। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नया वर्जन ये विंडोज 7 दिया था। तो विंडोज 7 से ऑनवर्ड जितनी भी विंडोज हैं वो थोड़ी सी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये आपके एंटी हैकिंग और ये सारी चीजें इन्होंने अकाउंट वाला सिस्टम बना दिया। ये पहले कंपलसरी नहीं होता था अकाउंट वाला। तो आपका सिस्टम अब ज्यादा सिक्योर है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम करती है, इसमें हम किसी एंटीवायरस फायरवॉल बाकी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ उन फीचर्स की बात करें जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन जैसे विंडो है या मैक है, ये इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम। बट यहाँ तक क्लियर है? जी सर। The next one is hardware जी सर। पेरिफेरल मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट हम पहले देख चुके हैं, जो डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह होते हैं इसमें। ये चार तीन चार पॉइंट्स हैं। इसकी बेटा रीडिंग कर लें, कोई टेक्निकल बात है नहीं। तो ना समझ आया तो देखेंगे। इसकी बेटा रीडिंग कर लो, कोई पॉइंट ना समझ आया तो मुझे बताना। मैं 1 मिनट पानी पीऊंगा। Updates into the format. If the
If the printer is busy or the printing is job low priority. It is. अच्छा बेटा, ये जो एग्जांपल है इसकी प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट, ये पढ़ लिए पहले 3 पॉइंट्स, ये क्लियर है? जी जी। अच्छा, ये उसके बाद ये जो है बेटा क्यूज एंड बफर्स वाला जो है, मैनेजेस इनपुट आउटपुट, ये आगे हमारा इंटरप्ट का टॉपिक आएगा, उसमें ये बफर वाला टॉपिक भी है, ये प्रिंटिंग वाली पूरी एग्जांपल उसमें एक्सप्लेन होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल आगे दोबारा जाके पढ़ लेंगे, तो इसको फिलहाल छोड़ दें, बाकी 3 4 पॉइंट्स समझ आ गए। फिर हम ये क्या क्या स्किप करेंगे? क्या क्या स्किप कर रहे हैं? ये एग्जांपल बेटा, ये वाली ये जो लास्ट पॉइंट है, और ये वाली एग्जांपल। इम्पोर्टेंट तो नहीं है? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे डिटेल में आएगी, बात। आगे डिटेल में आएगी, इसी चैप्टर में आएगी। इंटरप्ट का टॉपिक है, तो इंटरप्ट एंड बफर्स, उसमें ये सारा टॉपिक, ये पूरी एग्जांपल आपकी एक्सप्लेन हुई है उसमें, तो डायग्राम के मैंने साथ। मुझे लगा जरूरी है, इस बात में करेंगे, ये नौकरी रह जाए हमारी। नहीं नहीं बेटा, इसी चैप्टर में करेंगे, जरूरी है, टेंशन ना लें। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट हर ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है कि एक फाइल के ऊपर, क्योंकि डेटा जितना भी आपका स्टोर होता है वो फाइल्स में स्टोर होता है, फोल्डर में डेटा नहीं स्टोर होता, याद रखिएगा। फोल्डर इज जस्ट अ टेम्पररी पोजीशन जिसमें आप फाइल्स को स्टोर करते हो, जो आपका डेटा होता है वो फाइल में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप को वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो वर्ड फाइल बनती है, प्रेजेंटेशन बनाते हो पीपीटी की फाइल बनती है, इमेज लेते हो इमेज फाइल बनती है। फोल्डर इज जस्ट टू कीप दोज फाइल्स। सो फाइल्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तो कोशिश की जाती है कि फाइल्स के ऊपर अच्छे से काम किया जाए, उसके ऊपर मैक्सिमम ऑप्शंस आपको दी जाए। फाइल फाइल नेमिंग कन्वेंशंस which can be used, that is file name dot dox। तो ये बेसिकली फाइल मैनेजमेंट के टास्क में क्या होता है, सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन मीन्स कि आप फाइल को नाम कैसे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, फाइल नेम में अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं करते, और कुछ अलाउ कर देते हैं। उसके बाद फाइल का नाम होता है, और आगे डॉट के बाद एक्सटेंशन होती है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सटेंशन देना जरूरी होती है, जैसे डॉस है, लिनक्स है, विंडोज वगैरह में एक्सटेंशन देना जरूरी नहीं है। तो एक्सटेंशन ये होती है बेटा जो फाइल नेम के बाद होती है, ये जैसे दोस्त ये वाली। डॉट docx है। ठीक है, ये फाइल नेम, ये एक्सटेंशन होती है। ये हर फाइल टाइप की अपनी एक्सटेंशन, जैसे पीपीटी है, MP3 है, MP4 है, जेपीजी है, तो ये एक्सटेंशन होती है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन। then specific task, performing specific task, for example create, open, close, delete, rename, copy and move। तो ये बेसिकली आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप फाइल क्रिएट कर सको डायरेक्टली, ओपन कर सको, क्लोज कर सको, डिलीट, रीनेम, कॉपी, मतलब किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो तो आपको ये सारी ऑप्शन तकरीबन मिल जाती है। देन मेंटेनिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। डायरेक्टरी बेटा कहते हैं फोल्डर्स को। ठीक है, तो आप फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आप रखते हो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको फैसिलिटेट करता है। डायरेक्टरी आपका कहते हैं बेसिकली फोल्डर्स को। Ensuring access control mechanism are maintained, for example access right to files, password protection, or making files available for editing and locking। कोई भी फाइल होती है उसको आप लॉक कर सकते हो, आप उसको हाइड कर सकते हो, आप उसके ऊपर कोई भी एक्सेस राइट्स लगा सकते हो, किसी फाइल को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास होती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। देन ensuring memory allocation for a file by reading it from HDD or SSD and loading it into the memory।
उसके बाद ये इंश्योर करता है जब भी आप फाइल ओपन करें तो रैम के अंदर वो एक स्पेसिफिक स्पेस उसके लिए इंश्योर हो जाए, रिजर्व हो, तो उसको मेमोरी एलोकेट करता है, क्योंकि रैम के अंदर जब तक फाइल नहीं जाएगी तब तक आपकी फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो ये बेसिकली फाइल मैनेजमेंट के आपके इसमें। अच्छा बेटा, मैंने हर इस फंक्शन के चार चार पांच पांच पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोगों ने कम से कम चार पॉइंट्स याद करने हैं, बिकॉज एक फंक्शन के ऊपर आम आमतौर पे वो सिर्फ नाम पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के, लेकिन अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आ सकता है जैसे कि एएस में आया हुआ, तो वो एक फंक्शन के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो फॉर द सेफर साइड आपने चार चार फंक्शंस, चार चार पॉइंट्स कम से कम याद करने हैं। मैंने कहीं पे छह हैं, कहीं पे कुछ हैं, तो ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको कम से कम याद होने चाहिए, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। बट यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस कि आप एक कंप्यूटर को, मल्टीटास्किंग मींस कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर। अच्छा बेटा, सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक काम करेगा, ये याद रखिएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि वो उस एक सीपीयू से एक वक्त में एक से ज्यादा काम करवाए। अब ये हो नहीं सकता कि माइक्रो प्रोसेसर एक वक्त में चार पांच काम कर सके, माइक्रो प्रोसेसर एक है, एक वक्त में एक ही काम करे। मल्टीटास्किंग कैसे होती है? वो बेसिकली होती है कि आप माइक्रो प्रोसेसर को कुछ टाइम असाइन कर, ठीक है, मतलब वो कुछ सेकंड एक उसके ऊपर काम करे, प्रोसेस के ऊपर, कुछ सेकंड दूसरे प्रोसेस के ऊपर काम करे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है आपके पास टास्क मैनेजर, इस वक्त मेरे सिस्टम में ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। सीपीयू टाइम देखें, कुछ प्रोसेस हैं जिनको सीपीयू टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, कुछ देर बाद इनको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सीपीयू टाइम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसने किसको कितना सीपीयू टाइम देना है। फॉर एग्जांपल इस टाइम ये 13.01, ये सीपीयू का टाइम इसका चल रहा है, ठीक है। ये तो और टाइम है, ये सीपीयू टाइम है बेटा 19 सेकेंड्स, वो इसको दे रहा है, वो मतलब कॉन्टिन्यूसली जूम के ऊपर, क्योंकि मैं बाकी को इतना काम नहीं कर रहा, और मल्टीपल प्रोसेसर हैं इसमें, तो ये सीपीयू टाइम सबको असाइन करता है कुछ कुछ देर के लिए। आप देखें कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसको उसने सिर्फ 1 सेकंड दिया है, और उसके बाद वो वापस उसके ऊपर आया नहीं है, वो घूम के दोबारा आएगा। जैसे मैं मीटिंग बंद करूंगा तो बाकी प्रोसेस मेरे चलने शुरू हो जाए। सो ये इस तरीके से वो सीपीयू को टाइम असाइन करता है, और ये इसकी मेमोरी होती है जो कि हर प्रोसेस को मेमोरी मिल रही होती है। इस वक्त जूम ने ये 288,000, ऑलमोस्ट 289,000 किलोबाइट की मेमोरी मेरी रैम के अंदर ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। तो ये मेमोरी असाइन करता रहता है उनको, सीपीयू टाइम असाइन करता है, और उसके थ्रू मल्टीटास्किंग होती है। सीपीयू ने एक वक्त में एक काम करना है, लेकिन वो करता ही है, वो उसको स्विच करता रहता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, स्प्रेडशीट, ईमेल, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, चार चीजें हैं, आप यूजर ने एक साथ चलाई हुई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो कनेक्ट होंगे, सीपीयू एक एक करके सबको टाइम देगा, 5 माइक्रो सेकंड इसको दे देगा, 2 माइक्रो सेकंड इसको देगा, 1 माइक्रो सेकंड इसको देगा, 5 10 इसको दे देगा, वापस घूम के स्प्रेडशीट जाएगा। तो ये इतना फिर तो क्विक। माइक्रो माइक्रो सेकंड में काम हो जाते हैं। जी जी बेटा, हो जाता। वो सारा काम नहीं होता ऑब्वियसली, थोड़ा सा काम होता है, वो वापस घूम के इधर आ जाता है। तो विद इन माइक्रो सेकंड क्योंकि काम हो रहा है, तो इसलिए हमें फील नहीं होता कि हमारा सीपीयू जो है वो स्विच कर रहा है दरम्यान। और सीपीयू, एक नॉर्मल भी सीपीयू की स्पीड है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, तो एक माइक्रो सेकंड में भी वो 1000 1500 तो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर ही लेता है, ठीक है। तो दैट इज मोर देन एनफ, अगर इतनी इंस्ट्रक्शंस हमारी हो जाती हैं। हर जो है वो इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं होता, अनटिल अनलेस आप गेमिंग कर रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, तो वो फिर तो गेमिंग के दौरान तो फिर आपको दूसरा काम नहीं कर सकते ना, फिर आप सिर्फ गेमिंग करते हो, तो फिर पूरा का पूरा सीपीयू भी उसी गेमिंग को मिल रहा होता है। अदरवाइज ये जो बाकी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी मल्टीटास्किंग होती रहती है। जरा इसकी थ्योरी देख लो। आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया फिर भी तो मुझे बता देना। मल्टीटास्किंग अलाउज कंप्यूटर टू कैरी आउट मोर देन वन टास्क दैट इज प्रोसेस एट अ टाइम। Now, each of the process will share the hardware resources under the control of operating system software.
तो बेसिकली हर जो प्रोसेस है वो रिसोर्सेज को शेयर करेगा। रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज ये हैं आपके जिसमें आपका सीपीयू नेम, सीपीयू टाइम है और आपकी मेमोरी है। ठीक है, बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, लेकिन चलें फिलहाल हम ये दो कंसिडर करते हैं, सीपीयू और मेमोरी। तो बेसिकली हर प्रोसेस को चलने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज अपने कंट्रोल में रखता है कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज देने हैं। To make sure that multitasking operates correctly, the operating system needs to constantly monitor the status of each of the processes under its control. तो बेसिकली वो उसको स्मूथ ऑपरेशन के लिए, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है ये विंडो टास्क मैनेजर भी। मैंने ये एप्लीकेशंस ओपन की हुई है तीन चार सिर्फ। ठीक है, एक फोल्डर ओपन किया है, एक फाइल ओपन की हुई है, जूम ओपन किया, स्क्रीन शेयरिंग की। सो और ये सारे प्रोसेस बाकी भी चल रहे हैं जो कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने प्रोसेस हैं। कुछ बैकग्राउंड में एंटीवायरस चल रहा होगा, कोई और एप्लीकेशन चल रही होगी। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इन सब के ऊपर कांस्टेंट चेक रखना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस वो उसमें रखता रहता है। और ये नीचे उसकी समरी भी दी हुई है। 73 प्रोसेसेस चल रहे हैं, सीपीयू 28% यूज हो रहा है, या 31 स्विच कर रहा है उसमें। फिजिकल मेमोरी मेरी 58% यूज हुई। तो मतलब फिजिकल मेमोरी मींस रैम, रैम 58% यूज हुई है, नीचे समरी दी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर कॉन्स्टेंटली करता रहता है, ताकि आपके वो जो प्रोसेस है वो आप उसके कंट्रोल में रहे। Then resources are allocated to a process for a specific time limit. कोई भी रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे किसी प्रोसेस को तो स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 5 माइक्रो सेकेंड्स के लिए, 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए। और ये बहुत बड़ा टाइम है 10 माइक्रो सेकेंड्स। 10 माइक्रो सेकेंड में सीपीयू बहुत ज्यादा काम कर लेता है। द प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड व्हाइल इट इज रनिंग। प्रोसेस इंटरप्ट भी हो सकता है। वो इंटरप्ट कैसे होता है वो आगे इंटरप्ट का पूरा टॉपिक है, वो हम देखेंगे उसमें। एंड सेकेंडली द प्रोसेस इज गिवन अ प्रायोरिटी so that it can have resources according to its priority. उसके अलावा हर प्रोसेस की अपनी प्रायोरिटी होती है बाय डिफॉल्ट। ये प्रायोरिटी अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, सेट प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी नॉर्मल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ये इनमें से कोई भी प्रायोरिटी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो नहीं ज्यादा यूज हो रही तो वो उसकी प्रायोरिटी कम कर देगा, ऑटोमेटिकली कम कर देगा। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, मैं अब नॉर्मल करूंगा तो सीपीयू उसको ज्यादा अटेंशन देगा। हाई करूंगा, रियल टाइम करूंगा, सीपीयू को ज्यादा टेंशन देना शुरू कर देगा, बाकी प्रोसेसेस की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं रहेगी। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है तो सीपीयू उसको मोस्ट लाइकली मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 73 प्रोसेस चल रहे हैं ना मेरे उस सिस्टम में, और एक वक्त में उससे एक चलाना है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सीपीयू पहले उसके पास जाएगा, फिर बाकी सबके पास। यूजिंग मल्टीटास्किंग मैनेजमेंट, मेन मेमोरी, HDD or SSD and virtual memory are better managed, making the most effective use of CPU time. तो ये मल्टी मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग के थ्रू वो आपकी मेन मेमोरी, HDD और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे ज्यादा इफेक्टिवली यूज। बेटा ये क्लियर है मल्टीटास्किंग का टॉपिक? जी सर। ओके यही मैन, सर। जी सर। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, अच्छा बेटा मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट मैं इसको थोड़ा जल्दी स्किप करूंगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल टेक्निकल कुछ भी नहीं है इसमें। आप यूजर अकाउंट बना सकते हो दो तरह की। एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, आपने विंडोज में अकाउंट बनाए हुए हैं कभी? जी सर। ठीक है, इसमें जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो आपको दो तरह के अकाउंट्स मिलते हैं। ऑप्शन की तरह गई, ऑप्शन की तरह एक गेस्ट होती है और एक दूसरी होती है। है। जी जी बेटा, एक गेस्ट होती है और एक आपके पास ये यूजर अकाउंट की ऑप्शन है। जैसे गेस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं यहाँ से उसके दूसरे अकाउंट्स यहाँ पे जाके बना सकता हूँ। और तो बेसिकली वही बेटा ये एक सारी कहानी वही है। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फीचर अलाउ करता है कि आप उसमें मल्टीपल यूजर अगर आपने लॉग इन करने हैं सिस्टम में तो आप उसमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाए और डेटा को सेपरेट रखें।
ठीक है, कंप्यूटर अलाउ मोर देन वन यूजर टू लॉग इन ऑन द सिस्टम, यूजर्स डेटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट पार्ट ऑफ मेमोरी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा, सेपरेट पार्ट ऑफ मेमोरी का मतलब बेटा हार्ड डिस्क की पार्टीशन नहीं चेंज होती, लेकिन आपका डेस्कटॉप, माय डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, माय पिक्चर्स, ये सारी की सारी फाइल्स हर यूजर की अपनी होती है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं अपना लैपटॉप किसी और बंदे को देता हूँ, तो फैमिली मेंबर को देता हूँ अगर, तो मैं उसको अलग से अकाउंट अगर बना दूंगा, तो वो मेरे डाउनलोड्स, डेस्कटॉप वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकता। स्पेशली मैं, क्योंकि अगर मैं किसी और का अकाउंट बनाऊंगा तो गेस्ट अकाउंट बनाऊंगा, तो उसके राइट। देन ईच पर्सन लॉग्स इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, हर बंदे का अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा। नेक्स्ट, operating system is given the task of managing these different user accounts. This allows end user to customize their screen layout and other settings. और बाकी ये आपके पास ऑप्शन होती हैं, सेपरेट फोल्डर फाइल होते हैं, अपनी स्क्रीन लेआउट मीन आप वॉलपेपर वगैरह अपना रख लो जो भी करना चाहते थे। तो ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट यूजर अकाउंट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर बेटा फुल एक्सेस होता है, आप इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, और दूसरे अकाउंट क्रिएट करो, जो भी करना है आप उसमें करो, कर सकते हो। और गेस्ट अकाउंट में आपके पास थोड़ी ऑप्शंस लिमिटेड, उसमें आप ये है कि बस अपना उसमें करो, अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते या नया प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये आमतौर पे कंप्यूटर लैब्स वगैरह में भी ऐसे ही होता है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह की होती हैं। आपको एक गेस्ट अकाउंट दिया जाता है ताकि आप उसमें कोई चीज ऐसी ना इंस्टॉल कर लो जिससे वायरस आ जाए, कुछ हो। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, उसके जी सर। बाद ये रनिंग ऑफ एप्लीकेशन है, जी सर। ये मेरे ख्याल में इसके फंक्शन बेटा पूरे हो गए हैं आज। ठीक है, रनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये इसके कुछ टॉपिक्स जी रह सर। गए हैं। और फंक्शन के बेटा एक, इसको ऐसे आपने याद कैसे करना है, पहले जरा ये देख लो। आपने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन याद करनी है, उसके फंक्शंस के नाम पहले याद करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ नाम पूछेंगे आपसे, वो आपसे बाकी कुछ कोई डिटेल नहीं पूछेगा। ठीक है, पहले नाम याद करने हैं सारे फंक्शंस के, उसके बाद आपने उनके हर फंक्शन के तीन तीन चार चार पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल, ये एक्सप्लेनेशन होती है, ये सारा का सारा इसका रट्टा नहीं लगाना होता। आपने इसकी समरी लिखनी है तीन चार पॉइंट्स। ठीक है, 4 मार्क्स से ऊपर किसी भी फंक्शन की डिटेल नहीं पूछी जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर में मैक्सिमम बता रहा हूँ। सो इसलिए आपने इस तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन याद कर। बेटा ये क्लियर है? सर हेलो। जी। जी सर। सर जी जी हमारी जी टेस्ट सर। हमारी टेस्ट टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? टेस्ट बेटा होपफुली मंडे से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपका ये एक चैप्टर रह गया एक, और उसके बाद मंडे से इंशाल्लाह आपको सर रिवीजन। टेस्ट भी रिवीज आपके साथ मतलब ऑनलाइन क्लास में होगा या वो क्लास में? नहीं, वो क्लास में होगा, मैम लेंगे आपका टेस्ट। ऑनलाइन में तो ले लें बेहतर होगा। सर अभी सारा सिलेबस तो नहीं हुआ। बेटा ये चैप्टर 4 रह चैप्टर गया है 6 ना। रहता है अभी सर। 6 कहाँ से रहता है? यस सर। 6 में करा के गया था, क्या हो गया? सर 6 तो कराया था वो रोबोटिक्स वाला था ना। हाँ, तो ऑटोमेटेड सिस्टम में बेटा मैंने वो उसको जरा शुरू में पढ़ तो लो। उन्होंने ये सर सारी एग्जांपल जो दी हुई है वो सिर्फ वैसे ही दी हुई है, ये सारी याद नहीं करनी है आपने। सर सिलेबस तो आपने करा दी सर, लेकिन आपको पता है मैं आज तक इतना बेहतरीन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आगे? तो उसके लिए टेस्ट लेंगे ना भाई। टेस्ट में जी। आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक नहीं, आपको नहीं क्लियर, जो नहीं क्लियर दोबारा कराऊंगा ना। दोबारा कर लो, ठीक है। सर लेकिन क्या कहते हैं, वो तैयारी हम किससे करेंगे? यूट्यूब वीडियो से या नोट से? क्योंकि वो बताओ मुझे, बेहतरीन नहीं है तैयारी। बेटा आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास पास पेपर क्वेश्चंस भी हैं, नोट से याद पढ़ो, नोट से पढ़ो। कोई नहीं समझ आता यूट्यूब वीडियो देख लो, मेरे से वैसे पूछ लो व्हाट्सएप पे, कोई इशू नहीं है, वॉइस मैसेज कर दो। और ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पास पेपर क्वेश्चंस आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप लोगों के पास एक वर्कबुक मौजूद है, आप लोगों के पास वो जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं बुक के, वो मौजूद हैं। और तो वो आप उनसे पूछ देख लें, प्रैक्टिस करें इसकी, जो नहीं समझ आता मेरे से पूछ लो किसी टाइम भी, वो तो इशू नहीं है। लेकिन तैयारी बेस्ट। स्टार्ट करनी है इसके बाद। ठीक है, मंडे से इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक सेक्शन P1 का और एक सेक्शन P2 का, ऐसे ही तैयारी करनी है। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक। चल ठीक है बेटा। ठीक है कल। सर, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओ सर लीव ही नहीं हो रही सर।